नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। और जो लोग भी फोकस स्टडी विद अभी चैनल पे देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए भाई, एकदम अपडेटेड, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, फुल्ली अपडेटेड कंटेंट के साथ 2025 और 26 की बातें हैं। मतलब आगामी ईयर में भी अगर आप बैठेंगे एग्जामिनेशन देने के लिए तो जो भी क्वेश्चन या प्रश्न बायोलॉजी के सेक्शन में बन सकते हैं। हालांकि मैंने बायोलॉजी पढ़ा रखा है पहले भी, आपने क्लास देखा भी होगा जो पेड स्टूडेंट्स हैं हमारे, और बहुत कुछ चीज़ें यूट्यूब पे भी करा रखी है। पुराने चैनल पे फोकस स्टडी भी तभी पे है, रेलवे कैंपस में पहला वीडियो होगा शायद ये बायोलॉजी के ऊपर। तो वो बहुत मतलब कि बोला जाए कि भाई बहुत उम्दा तरीके से कंसेप्ट और कंटेंट मैंने बायोलॉजी का पिछले बार भी दिया, इस बार भी एकदम लेटेस्ट अपडेटेड और बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी, हर एक लाइन एनसीईआरटी का इसमें कवर होगा। और केवल एनसीईआरटी में अगर बात किया जाए जो आपके एग्जामिनेशन होंगे, मतलब जैसे कि ग्रुप डी से स्टार्ट मैंने किया है अप टू पीसीएस भाई। पीसीएस यानी कि जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, या उत्तराखंड पीसीएस हो, या यूपी पीसीएस हो, रेलवे में एलपी एनटीपीसी हो गया आपका एग्जामिनेशन, जेई के पेपर हो गए, एसएससी में सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ हो गए, स्टेट लेवल पे सीजीएल है जैसे जेएसएससी सीजीएल है, बिहार एसएससी सीजीएल है, स्टेट दरोगा में, आरपीएफ में, और जो भी पुलिस लेवल पे एग्जामिनेशन होंगे, बायोलॉजी के सवाल आपके छूटने वाले नहीं होंगे। और देखिए बायोलॉजी टिपिकल माना जाता है भाई, क्योंकि इससे लोग रट लेते हैं या समझ नहीं पाते हैं, और आपको एक एक लाइन यहाँ पे समझाया जाता है। तो चलिए भाई, बाकी जो एक बार अच्छे से सिस्टमैटिक वे में पूरा साइंस पढ़ना चाहते हैं और एकदम अपडेटेड कंटेंट के साथ, जैसे कि मैंने कहा कि एक बार साइंस पढ़ लिए तो ये सारा एग्जामिनेशन आपका कवर रहेगा, तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विथ अभी। इस एप्लीकेशन में आप साइंस का एक बैच देखिए, जो आपको ग्रुप डी में जो साइंस पढ़ाया गया है, और अभी उसमें बहुत सारे कंटेंट आएंगे और ये वाली वीडियो भी वहीं पे जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, ग्रुप डी में पूरा अपडेटेड कंटेंट जा रहा होगा। एएलपी सीबीटी 1 का जो बैच है 2025, और सीबीटी 2 बैच है, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 2025 की जो न्यू वैकेंसी, इसमें भी फुल्ली अपडेटेड कंटेंट ये वाली जाएगी। तो ये दो में से कोई भी एक बैच ले लीजिएगा। साइंस स्पेशल बैच है, फी दोनों की बराबर है भाई, ये फी और इसकी फी। अगर ये दोनों लीजिएगा सीबीटी 1 सीबीटी 2 तो अधिक हो लगेगी, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन्वायरमेंट और फिर बेसिक साइंस एंड देन इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मिलेगा। ठीक है। और जो मेरे दरोगा वाले भाई साहब है, जो पुलिस वाले भाई साहब है, झारखंड दरोगा, बिहार दरोगा, जेएसएससी सीजीएल, बिहार सीजीएल, उसके बाद बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस के जितने स्टूडेंट्स हैं, आप ये साइंस के लिए स्पेशली ये बैच ले लीजिए, या दरोगा का बैच हमारा चल ही रहा है उसको में भी आप ले लीजिए, वहां से भी साइंस कवर हो जाएगा। उसमें तो पूरा जीके साइंस सब कुछ हो रहा है। तो बिना देर किए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू, क्योंकि एनिमल टिश्यू जो लास्ट ईयर जो हमने बायोलॉजी पढ़ा था, बायोलॉजी के अगर सेक्शन में देखेंगे तो एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन भी बने। तो चलिए बहुत अच्छे से खंगाल करके, और आपको जैसे कि एक झलक मैं आपको दिखा दूं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है जो स्केलेटन सिस्टम के बारे हम लोगों ने पूरा पढ़ रखा है। तो देखिए जिसमें जॉइंट मैंने, और कितना शानदार वे में जॉइंट मैंने पढ़ाया है, ये आपने वीडियो देखा भी होगा एप्लीकेशन में। तो इसी लेवल पे भाई चीज़ों को हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है। और नोट्स तो आपको पता है, हर एक एक चीज़ का हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले आज हम लोग अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, एनिमल टिश्यू। देखिए एनिमल टिश्यू से नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले समझिए टिश्यू किसको कहा जाता है। उससे पहले भी थोड़ा सा चीज़ों को समझ लीजिए। आप पढ़ने वाले हैं मेरे भाई साइंस। ठीक है। साइंस में आप क्या पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, और बायोलॉजी, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायोलॉजी आप पढ़ रहे होते हैं, ये है क्या, इसको थोड़ा समझ लीजिए। और इन्वायरमेंट पार्ट तो आपको पता है, पर्यावरण का अध्ययन जहां आप कर रहे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मांड की। ठीक है। यानी इस जो ब्रह्मांड की आप जो बात कर रहे होते हैं, यानी यूनिवर्स की जो आप बात कर रहे होते हैं, ये जो आपकी यूनिवर्स है ना, ये मात्र और मात्र केवल दो चीजों से मिलकर के बनी हुई है। ये दो चीजें क्या हैं, तो सर एक तो हम उसे नाम देते हैं, मैटर का नाम देते हैं, जिसे हिंदी में बिल्कुल बाइलिंगुअल कंटेंट चलेगा, इसमें आपको परेशानी नहीं लेनी है। मैटर यानी कि पदार्थ कहेंगे, और दूसरा जो होगा जिसको हम कहेंगे एनर्जी, यानी कि जिसको हम क्या नाम देते हैं सर, ऊर्जा हिंदी में कहते हैं।
यानी आप ब्रह्मांड में जो भी चीजें देख रहे होते हैं ना, वो केवल और केवल दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाना चाहिए कि सर आप फिजिक्स में पढ़ेंगे क्या, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या, बायोलॉजी में पढ़ेंगे क्या। तो भाई दो चीजों में एक चीज तो आपका पदार्थ है और दूसरा आपका एनर्जी है। अब ये जो आप देख रहे हैं एनर्जी ना, इस एनर्जी की स्टडी आप कहाँ कर रहे होते हैं, तो फिजिक्स में कर रहे होते हैं। यानी फिजिक्स में आप पूरे के पूरे एनर्जी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अब पहले तो ये बताइए, केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे उसको छोड़िए, पहले ये बताइए कि मैटर या पदार्थ कहेंगे किसको। तो भाई बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसको आप छू पा रहे हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं, उसको आप पदार्थ कहते हैं। ये लेकिन एक गलत एग्जाम्पल हो जाता है या गलत डेफिनेशन होता है। इसकी सही डेफिनेशन की बात की जाए तो आप ऐसे बोलिए कि जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपकी जो पांचों ज्ञानेंद्रिया जो है, उन पांचों ज्ञानेंद्रिया में से वो कोई भी एक ज्ञानेंद्रिया जो है आपकी वहां पे उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। कौन सी कंडीशन भाई, तो एक जैसे कि आप क्या कर रहे हैं भाई, आपको कोई गर्म चीजों को आप जब छू रहे होते हैं तो वो कोई कितना गर्म है क्या आप उसको देख करके फील कर पा रहे होते, नहीं। लेकिन जब आप उसको छूते हैं, टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो आप स्पर्श के थ्रू ये पता कर लेते हैं कि भाई ये आप कुछ देर तक इस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं या तुरंत आप वहां से हटाएंगे। तो जब तक आप उसको क्या करेंगे, छुएंगे नहीं। तो उसी प्रकार अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं ईयर की, यानी कि हवा की, ठीक है, तो ये हवा आपको क्या दिखता है, नहीं, आप इसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो हवा जो आपको दिख नहीं रहा, इसके बावजूद भी ये क्या है, आपका पदार्थ है। तो पदार्थ इसको मैंने क्यों कहा, इसके लिए दो कंडीशन है, और वो दो कंडीशन को अगर आपकी ज्ञानेंद्रिया सेटिस्फाइड करती है, पहला कंडीशन क्या है, एक तो उसका अपना मास आप बोल लीजिए या फिर उसका कुछ अपना भार होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये कि वो स्पेस को ऑक्युपाई करे, यानी कि वो स्थान छेकती हो। अगर ये दो कंडीशन किसी ने भी सेटिस्फाइड कर लिया तो आप उसको मैटर कहेंगे, और अगर नहीं किया तो आप उसको एनर्जी कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपको मैंने एक ईंट लिया भाई, ये ठीक है, एक ईंट मैंने आपको इस प्रकार से ईंट लेकर के मैंने आपको दिखाया, इसका एक फिगर मैंने बनाया। ये क्या है, आपकी ईंट है, यानी कि ये क्या है, आपकी एक ब्रिक है, ठीक है। तो आपको पता है इसका अपना कुछ ना कुछ तो भाई भार होगा, यानी कि इसका कुछ ना कुछ अपना वजन होगा, बिल्कुल होगा। यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब इसको आपने जहां यहां पर रखा है तो भाई इसने इतना स्पेस को क्या किया, ऑक्युपाई किया है कि नहीं, यानी इतना स्पेस को, इस ऑब्जेक्ट को आपने किसी भी डेस्क में रखा हो या धरातल पे रखा हो, सरफेस पे रखा हो, तो इतना स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया, स्थान छेक लिया, बिल्कुल। यानी दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। तो आपकी ये जो ब्रिक्स है ना, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप मैटर कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि ये आपका बलून है, ठीक है, ये आपका अभी बलून आप इसको देख पा रहे हैं, इसको अच्छे से मैं एक फिगर में बनाने की कोशिश करूं तो ये आपका बलून है, ठीक है, ये आपका बलून है, पिचकी सी बलून है, और या फिर आप कोई पंचर हो या टायर है आपका, ठीक है, ये आपका पंचर टायर है। क्लियर है। अब इसमें आपने क्या किया सर, ईयर डाल दिया, आपने इसमें ईयर पंचर बना करके डाल दिया। तो आपने जब पंचर बना करके ईयर को डाला तो यही टायर आपको इस प्रकार से दिखेगा अब, और यही बलून आपको इस प्रकार से इतनी बड़ी फूली हुई दिखेगी, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, अब इस बलून को आप उठाइए तो इसको कुछ ना कुछ जो यहाँ पे ग्राम या कुछ भी मिलीग्राम में इसका जो वजन था, अब यहाँ पे उससे अधिक आपको कुछ ग्राम में वजन दिखेगा। दूसरा ये जो अपना इतना स्थान ऑक्युपाई कर रही थी, अब देखिए इतना स्थान को ऑक्युपाई कर लिया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपने ईयर फिल किया, यानी स्थान ऑक्युपाई किसने किया, ईयर ने किया है। ईयर के आने के कारण इसके वजन में वृद्धि हो गई है, यानी कि गेन ऑफ वेट हो गया है। इसमें पंचर में आपने ईयर डाल दिया तो इसने स्थान को देखिए इतना अधिक स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है, और इसका वेट भी इंक्रीज हो गया, वजन भी इंक्रीज हो गया। इट मीन्स क्या, ये ईयर क्या कर लिया, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लिया, यानी ईयर भी आपका मैटर हो गया। समझ में आ गया, आप मैटर कैसे पहचानेंगे या एनर्जी, आपको पता चल गया भाई, अगर ईयर की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करिए तो ये मैटर है, एनर्जी होगा नहीं, ये सिंपल सी बात है। अब जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सूर्य की किरणें जो आ रही होती है, यानी कि लाइट, ठीक है, लाइट, तो आप बताइए जब सूर्य की किरणें जो आपके बॉडी पे पड़ रही होती है तो इसके पड़ने से क्या आपका वजन पे कोई इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, बताइए,
या कोई रूम में कोई बल्ब से जो लाइट जल रही होती है, अगर 2 बल्ब जल रही है उसके जगह आपने 20 बल्ब जला दिया, तो क्या अभी आप जब रूम में 2 लोग सो रहे थे तो क्या अब आप एक ही लोग सो पाएंगे? नहीं, यानी कि लाइट ने ना तो स्पेस ऑक्यूपाई किया, ना ही आपके वजन को बढ़ाया, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया सर। इट मीन्स आपका लाइट एनर्जी है और लाइट प्रकाश को आप फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब आइए, आपने समझ लिया मैटर, तो अब ये जो आपका मैटर है, यानी ये जो आपका पदार्थ है, ये पदार्थ जो होती है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनी होती है। किससे मिलके बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं। यानी किससे मिलके बने होते हैं सर? स्मॉलेस्ट कण, हिंदी में कहेंगे कण, या फिर कहा जाएगा इंग्लिश में छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया था, ये ब्रिक्स का फिगर, ठीक है, यानी ब्रिक्स का फिगर, यानी कि ये ईंट की जो मैंने फिगर दिखाई थी, ये जो ईंट है ये जब अपने आंखों से देख रहे हो तो इस प्रकार से दिखती है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना, जब माइक्रोस्कोप से हाईली रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप जब आप लीजिएगा, तब जाके ये आपका मैटर है। ये ब्रिक्स क्या है भाई? आपका मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि यह स्थान ऑक्युपाई कर रही है और इसका अपना वजन है। तो आप जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये मैटर को, मैंने आपको क्या बताया कि ये मैटर जो होता है, जो पदार्थ होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो ये ब्रिक्स में भी आपको ऐसे छोटे छोटे कई सारे मिलियंस में, बिलियंस में आपको कण दिखाई पड़ेंगे। जब आप माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तब मेरे भाई, आपकी ये नेकेड आई इतने छोटे पार्टिकल्स को नहीं देख सकती है, इसीलिए आपने माइक्रोस्कोप का यूज किया, तब जाके आपको ये छोटे छोटे जो आपके पार्टिकल्स हैं ये मैटर के, वो आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या पड़ेंगे भाई? आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। अब यही जो छोटा छोटा पार्टिकल, इसमें मिलियंस में, तो एक मैटर, एक पार्टिकल्स को जो मैंने बाहर निकाला, यानी कण को बाहर निकाला, इसका हमने नामकरण कर दिया क्या सर? एटम। तो परमाणु हम इसी को बोलते हैं कि जो पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको ही आप क्या कहते हैं? एटम का नाम देते हैं। जब एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, 4, ऐसे बहुत सारे एटम जब आपस में मिल जाएंगे और अगर सिमिलर टाइप्स के एटम होंगे तो आप उसको एलिमेंट कहेंगे। और यहाँ पे अगर देखिए, एक एटम ये मिल गया, एक एटम रेड कलर का मिल गया, यानी ग्रुप ऑफ एटम मिल गया, लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, तो इसको ही आप कंपाउंड या फिर यौगिक कहते हैं। और यहाँ पे सिमिलर टाइप्स, एक समान के ही एटम रहे, रेड कलर के ही, इसको आपने एलिमेंट या तत्व का। बाकी यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। अभी हम आपको आ जाएंगे, केमिस्ट्री में भी बता देंगे क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यानी आप जब इस ईंट को ब्रेक डाउन करेंगे, पूरा ब्रेक डाउन, हाथों से तोड़ के, मशीन से तोड़ के, सबसे फाइनल जो सबसे छोटा सा जो पार्टिकल मिलेगा, एक एटम आपको जो मिलेगा, जिसको आप एटम का नाम दे रहे होंगे। क्लियर हो गया भाई? यहां तक बताइएगा। बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है सर। तो अब एक बात बताइए, ये जो सबसे छोटा जो पार्टिकल है, ये जो आपने एटम का नाम जिसको दिया, ये क्या है आपका? निर्जीव है या सजीव है? तो आप बोलिएगा सर ये निर्जीव है, यानी क्या है सर? ये नॉन लिविंग है। तो आप यही एटम की या फिर इस परमाणु की, या वो जो मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, देखिए ये जो मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसको आपने एटम का नाम दिया है, यानी कण का आपने जो एटम का नाम दिया है, जो एक नॉन लिविंग होगा, यानी कि निर्जीव होगा, जो सांसें नहीं ले रही होगी, इस एटम का ही स्टडी आप कहाँ पे करते हैं सर? केमिस्ट्री में करते हैं। तो आप एटम का स्टडी करिएगा, फिर ग्रुप ऑफ एटम का स्टडी करिएगा, जिसको आप एलिमेंट या फिर तत्व कहेंगे, फिर बहुत सारे डिफरेंट एटम आप स्टडी करिएगा, तो इसको आप कंपाउंड कहेंगे, यौगिक कहेंगे। फिर मिक्सचर, यानी कि आपका मिक्सचर भी होमोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, फिर इसका सॉल्यूशन बनाइएगा। यही सारी चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसमें आपका रिएक्शन होगा, उसमें सारे एलिमेंट के बीच में जो भी कोलैबोरेशन होगा, जो भी बॉन्ड से बन रहे होंगे, उसमें आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा, इस एटॉमिक की संरचना को पूरा स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब ये सारे एलिमेंट्स आपके एक पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट होंगे, तो वो पूरा पीरियोडिक टेबल आप पढ़ रहे होते हैं। इसके हर एक यूजेस को देखेंगे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये सारे चैप्टर आप धीरे धीरे पूरा केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। अब इसी में ये जो मैटर है, जो इसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आपने कण का नाम दिया है, तो उसी प्रकार एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको आप नाम देते हैं सेल का, यानी कि ये जो सेल होती है ये जीवित होती है, यानी ये क्या होती है? एक लिविंग होती है। और जब कोई सबसे छोटा पार्टिकल जो अगर जीवित हो, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सेल का या फिर कोशिका का नाम देते हैं। आप इसी का अध्ययन या इसी की स्टडी आप करते हैं बायोलॉजी में।
जब एक कोशिका हो, एक जब सेल को देखे तो एक जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जिसको आप सेल कह रहे हैं, यानी कि ये अगर जीवित है, यानी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का दो नाम है भाई, एक जैसे कि एटम है और एक सेल है। एटम किसको कहेंगे? जो नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा, और जो लिविंग होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जा सकता है, जो जीवित है, जो सबसे छोटा पार्टिकल जो जीवित होगा उसको सेल कहेंगे। ठीक है, आप इसी सेल का अध्ययन पूरा बायोलॉजी में करते हैं। फिर एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल मिलेगा तो आप इसको क्या नाम देंगे भाई? टिश्यू का नाम देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू जब आपस में मिलेंगे तो आप इसको ऑर्गन का नाम देंगे, यानी अंग का नाम देंगे। जब बहुत सारे अंग, यानी कि एक हाथ हो गया, फिर आपके पैर हो गए, आंख, नाक, तो इस प्रकार से एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाएंगे तो आपका एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाएगा, यानी ह्यूमन बींग्स का निर्माण हो जाता। तो ये पूरा का पूरा आप अध्ययन कहाँ कर रहे होते हैं सर? तो बायोलॉजी में कर रहे होते हैं। तो बायोलॉजी में आप मैटर का ही स्टडी करते हैं, लेकिन वो मैटर कैसा होता है? लिविंग, जिसको आप सेल कहते हैं। और केमिस्ट्री में भी आप मैटर का स्टडी करते हैं, लेकिन वो एक नॉन लिविंग पार्टिकल्स होता है जिसको आप कहते हैं एटम। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग यहां से एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब आप टिश्यू शब्द को समझ पाइएगा, सेल शब्द को समझ पाइएगा। यानी आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? अब आपको क्लियर हुआ ना भाई कि आप जो बायोलॉजी की बात करते हैं सर, यहाँ पे जो आप बायोलॉजी जो बात कर रहे हैं, बायोलॉजी में मेनली आप पढ़ रहे हैं मैटर। जो मैटर होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से यानी कण से होगा, तो ये कण दो प्रकार के होंगे। यहाँ पे लिख रहा हूं, यानी कि ये जो आपका मैटर है, यानी ये जो आपका पदार्थ है, ठीक है ना, एकदम मैंने कहा ना भाई अपडेटेड और बेसिक्स, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ इतना समय दिया भाई। तो अब यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। ठीक है, ये आपका छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होंगे, है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, जिसको आप कण कहते हैं, कण कहते हैं। लेकिन अगर ये कण अगर नॉन लिविंग होगा, ठीक है, अगर ये आपका नॉन लिविंग होगा, यानी कि अजीवित होगा, और या अगर ये लिविंग होगा, या फिर अगर आप इसको जीवित कहते हैं, या फिर अगर वो जीवित अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो आप इस जीवित को क्या कहते हैं सर? सेल का नाम देते हैं। इसका ही अध्ययन आप बायोलॉजी में करेंगे। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, देन ह्यूमन बींग्स। और इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा, जो नॉन लिविंग, उसको आप एटम कहेंगे, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया, यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि सेल किसको कहते हैं। यानी कि देखिए, ये क्या है भाई? कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति का क्या है? अपना एक वजन है, बिल्कुल, ये स्पेस ऑक्युपाई कर रही है। इट मीन्स ये व्यक्ति क्या हो गया? आपका एक पदार्थ हो गया। अगर ये पदार्थ है तो इसको तोड़िए, एकदम ब्रेक डाउन, इसको तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, पूरा चाकू से काट दीजिए इस व्यक्ति को, तो एक सबसे छोटा सा पार्टिकल्स मिलेगा, यानी कि एक कण मिलेगा, यानी कि एक पार्टिकल्स मिलेगी सर। इस पार्टिकल्स को क्या कहेंगे? तो भाई ये जो छोटा कण है, मैं ये देखूंगा कि वो क्या है, आपका वो छोटा पार्टिकल जो है वो क्या है, कि वो एक लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो भैया आदमी को काटें, आदमी एक जीवित चीज थी, तो आपको वो सेल कहलाएगा क्योंकि लिविंग है ना। तो आप इसको क्या नाम देंगे सर? इस छोटे से पार्टिकल को, इसको नाम आप देंगे सेल। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको आप क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और जब ग्रुप ऑफ सेल, जब बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी जो कोशिका, अच्छा ये छोटी कोशिका समझ रहे हैं ना, जिसको आपकी आंखें या हमारी आंखें ये छोटे पार्टिकल्स को नहीं देख सकती है, इसके लिए माइक्रोस्कोप का हमें यूज करना पड़ता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जब सेल आपस में मिल जाएंगे तो आप इसको क्या नाम देंगे सर? टिश्यू का नाम देते हैं। ठीक है, यानी हिंदी में हम इसे कहेंगे उत्तक। और जब इस प्रकार से भाई ये एक उत्तक हो गया, ये एक उत्तक हो गया, अब ये उत्तक में क्या उपस्थित होंगे? ऐसे छोटे छोटे भाई बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित होंगी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे सेल होंगे, और ऐसा फिर से दूसरा एक उत्तक आ गया। इस प्रकार से ये आपका उत्तक आपस में मिल जाएगा। जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिलेंगे, ये क्या हो गया आपका उत्तक। तो बहुत सारे जब कॉम्बिनेशन ऑफ जो उत्तक होगा तो उससे क्या निर्माण होगा? आपका ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? लेकिन अब एक चीज को समझिए, यहाँ पे देखिए, यहां मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या? टिश्यू के बारे, यानी उत्तक के बारे। तो मैंने इसका डेफिनेशन क्या बोला उत्तक का? अ ग्रुप ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, अ ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के समूह को, ठीक है ना, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं सर? उत्तक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी आप ऐसे छोटे छोटे जो उत्तक देख रहे हैं, ये सारे के, सॉरी, जो
कोशिका को जो देख रहे हैं, नॉट ऊतक, जो छोटे छोटे ये जो आपके कोशिका आपस में जो मिले हैं, ये सारी कोशिका का जो फंक्शन होगा या प्रॉपर्टी होगी वो एक समान होगी, तभी जा करके वो एक ऊतक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक, जैसे कि मैं नाम बता रहा हूँ, अभी आपको नहीं समझ में आया, जैसे इपिथीलिया टिश्यू हो गया, ठीक है, या नर्वस टिश्यू हो गया, या मस्कुलर टिश्यू हो गया। तो इपिथीलिया टिश्यू कहने का मतलब है कि उसमें ऐसे छोटे छोटे कई सारे क्या होंगे भाई, सेल्स उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे जितने भी आपको मिलियंस में सेल्स होंगे, वो सारी की सारी मिलियंस सेल की जो फंक्शन होगी, जो प्रॉपर्टी होगी, वो क्या होगी, एक समान होगी। ठीक है, तो ये आपका एक ऊतक बन गया। ये रहा, मैंने उसको इस प्रकार से एक ऊतक दिखाया। फिर एक और ऊतक लिया है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है भाई, कोशिका है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। तो ये जो आपका एक ऊतक है, यानी कि टिश्यू 1 है और ये आपका टिश्यू 2 है। तो टिश्यू 1 और टिश्यू 2 का भाई क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो एक समान होगा। यानी कि जैसे आपका, जब आपके बहुत सारे ऊतक आपस में मिले, जैसे 2 ऊतक आपस में मिले तो क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, यानी कि अंग बनाया। जैसे ऑर्गन में क्या हो गया, आपका आंख हो गया एक ऑर्गन, आपका कान हो गया, या आपके नाक हो गए। तो जैसे अगर मैं आंख की बातें कर रहा हूं, तो ये आंख यानी कि ये एक ऑर्गन है, ये कैसे बना होगा, बहुत सारे ऊतक आपस में मिले होंगे। तो मान के चलते हैं यहाँ पे 3 ऊतक आपस में मिले होंगे। तो ऊतक किससे मिलके बना हुआ, छोटे छोटे कोशिका से, यानी ग्रुप ऑफ कोशिका से, ग्रुप ऑफ सेल से। तो ये 3 जो ऊतक देख रहे हैं ना, तीनों ऊतक का फंक्शन एक होगा, तभी जाके अंग का, यानी कि आंख, अंग का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि आंख का काम क्या है भाई, देखने का काम है ना। तो ये सारे ऊतक का काम वही होगा। अगर नाक का फॉर्मेशन हुआ, नाक ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, तो इसमें जो भी ऊतक होंगे, 3 4 5 जो भी ऊतक होंगे, इन सारे पांचों ऊतक का या पांचों टिश्यू का जो फंक्शन होगा वो इक्वल होगा। क्लियर है भाई। अब क्या होगा, जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे, ठीक है, इस प्रकार से ये ऑर्गन हो गया, ये क्या है आपका ऑर्गन 1, ये हो गया ऑर्गन 2, ये ऑर्गन 3, ऑर्गन 4। ऑर्गन मतलब क्या हो गया, अंग। जैसे कि एक ऑर्गन सिस्टम, तो ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा, आपका ऑर्गन सिस्टम। हिंदी में क्या कहेंगे भाई, अंग तंत्रिका। ठीक है, हिंदी में इसी को यही कहेंगे, अंग तंत्रिका। जैसे अब समझिए ऑर्गन सिस्टम, जैसे क्या होता है कि मैं बोलूंगा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव यानी कोई भी चीज को जब आप खाते हैं ना भाई, तो आपका डाइजेशन होता है। तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या है कि डाइजेशन में उपस्थित जितने भी अंग है, वो सारे अंग को एक जगह रखा जाएगा, और एक जगह सारे अंग आ जाएंगे तो एक सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पे कौन से ऑर्गन होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सारे ऑर्गन, सारे अंग होंगे जो डाइजेशन में काम करेंगे। जैसे एक और आप पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि भाई सर्कुलेटरी में वो सारे ऑर्गन रखेंगे जो सर्कुलेशन का काम करेगा, और वो सारे ऑर्गन का एक सिस्टम बन जाएगा। तो वो सारे ऑर्गन का काम क्या है, सर्कुलेशन करना, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डाइजेशन का काम कौन कौन करेगा, तो सबसे पहले खाना कैसे खाएंगे, मुख से, यानी कि बकल कैविटी जिसको आप बोल सकते हैं माउथ। फिर माउथ से आपका कहाँ आएगा भाई, विंड पाइप में, फिर ट्रैकिया में आएगा, फिर ब्रोंकाइल्स में जाएगा, फिर अल्वियोलाई में यानी लंग्स में पहुंचेगा, है ना। यही तक, सॉरी ये तो मैं रेस्पिरेशन का बोल दिया। चलिए मैं अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को हटा के रेस्पिरेशन सिस्टम ही लिख दूं। ठीक है, यानी कि श्वसन तंत्र। तो सांस लेने में जितने भी ऑर्गन हेल्प करते हैं, तो भाई यहाँ कहाँ से सांस लीजिएगा, नाक से सांस, यानी कि नोज से स्टार्ट होगी भाई, नोज से फिर विंड पाइप में आएगा, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाइल्स, फिर अल्वियोलाई। वहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, आदान प्रदान होता है, वो सब मैंने पढ़ा रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। पहले की वीडियो अगर आपने देखा होगा, एप्लीकेशन में अपलोडेड है, जहां पे क्या होगा भाई, जो आपने ईयर से, नोज से जो हवाएं ली, उसमें बहुत सारे धूलकण है, तो उसका फिल्ट्रेशन का काम ब्रोंकाइल्स कर देगा। और अल्वियोलाई में क्या होगा, वहां से क्या होगा, जो ऑक्सीजन गैस आपने जो होगा उस ईयर जो आपने लिया है ना नोज से, उस ईयर से जो ऑक्सीजन गैस को वो ब्लड में ट्रांसफर कर देगा। ब्लड वेसल से ब्लड आपके सारे बॉडी में फ्लो कर जाएगा, सारे बॉडी में ऑक्सीजन मिल जाएगी, और ब्लड वेसल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका अल्वियोलाई में आ जाएगा। यही हो गया ना एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, तो भाई यहाँ पे नाक आपका हो गया, एक विंड पाइप हो गया, ट्रैकिया, ब्रोंकाइल, ये सारे ऑर्गन है। तो ये ऑर्गन का एक ग्रुप हो गया, एक सिस्टम हो गया, तो इसको आपने क्या कर दिया, ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे जब मिल जाएंगे तो आपका एक ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी एक आदमी का निर्माण हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम ही लोग को अब यहां से सबसे पहले देखिए, सेल तो मैंने पढ़ा दिया पूरा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, बहुत ही, और अपडेटेड एक वीडियो आपको आएगी। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टिश्यू।
क्लियर है, एकदम सिस्टमेटिक वे में। यानी आपने क्या देखा सर, देखिए मैं एक यहाँ स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। सबसे पहले सेल, सेल से क्या फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू, हिंदी में लिखते चलेंगे। टिश्यू को हिंदी में कहेंगे उत्तक, सेल को कहेंगे हिंदी में कोशिका, और टिश्यू से फॉर्मेशन होगा ऑर्गन का, ऑर्गन बोले तो अंग, और ऑर्गन से फॉर्मेशन होगा ऑर्गन सिस्टम का, यानी कि अंग तंत्रिका जिसको आप नाम देंगे, ठीक है, अंग तंत्रिका कहेंगे। और ऑर्गन सिस्टम सारे मिलेंगे तो आपको क्या फॉर्मेशन बन जाएगा, आपका एक ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, एक आदमी का जन्म हो जाएगा इस प्रकार से। तो सेल हमने पढ़ाया, इसका अपडेटेड वीडियो बहुत जल्द आ जाएंगे एप्लीकेशन में आपको, ठीक है। टिश्यू में स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि टिश्यू को बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत टिपिकल हो जाता है ये टॉपिक भी, इसीलिए, ठीक है। मैंने सेल पढ़ा ही रखा, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, उसमें कुछ चीज़ें ही अपडेट होगी, मतलब जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहे हो कैसे टैकल करना है, और थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे भाई। अब जैसे टिश्यू आप देख रहे हैं कितने एडवांस लेवल पे मैं कराऊंगा, आज खुद आप वीडियो देखेंगे। तो चलिए टिश्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टिश्यू का मैंने डेफिनेशन क्या बताया सर, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल यानी कि कोशिका के समूह को, कोशिका के समूह को, है ना, कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है सर, उत्तक कहा जाता है। यानी कि ये जो आपका कोई एक टिश्यू है इस प्रकार से, ठीक है, ये कोई एक टिश्यू है, तो इस टिश्यू में क्या उपस्थित होंगे, इस प्रकार से मिलियंस बिलियंस में क्या होंगे, आपके कोशिका उपस्थित होंगे, ठीक है, कोशिका उपस्थित होंगे। और ये सारे के सारे जो सेल यानी कि जो कोशिका है इसकी जो फंक्शन होगी, हर एक फंक्शन क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तक, यानी ये हो गया आपका टिश्यू, और ये जो मिल करके बना हुआ है किससे, सेल से, यानी कि कोशिका से। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। दूसरा आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो हम टिश्यू की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं, जो स्टडी का टिश्यू का किया जाता है उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं सर, हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं। टिश्यू की खोज किसने की है, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है, तो नाम याद रखिएगा, कार्ल मेयर साहब ने इसकी खोज की थी, ठीक है, कार्ल मेयर, इंग्लिश में भाई नाम है तो वही लिखाएगा कार्ल मेयर, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है कि जो टिश्यू यानी कि जो उत्तक जो नामकरण हुआ ना, नामकरण, ठीक है, नामकरण, ठीक है, नामकरण, 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 यानी कि जो नेमिंग हुई है इसकी टिश्यू की, इसने किसने दिया, तो विचत ने नाम दिया था, ठीक है, इसका नाम टिश्यू किसने दिया था, विचत। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, ये सब पूछे जाएंगे। अब आइए, अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि आप जो पढ़ने वाले हैं टिश्यू को, यानी कि उत्तक को, उत्तक को हम दो भाग में बांटेंगे, ठीक है, उत्तक को हम दो भाग में बांट रहे होंगे। एक होगा आपका एनिमल टिश्यू, एक होगा आपका एनिमल टिश्यू, ठीक है, और एक होगा आपका प्लांट टिश्यू। क्या होता है इसका मतलब सर, समझिए, एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु उत्तक, और एक होगा आपका पादप उत्तक, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि देखिए एनिमल क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है मेरे भाई, प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दोनों का मास है, वेट है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा मैटर है, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होंगे ये पादप भी और प्लांट जंतु भी। तो छोटे छोटे से मिलके बने होंगे, तो किससे मिलके बने होंगे, सेल से, ये भी सेल से मिलके बना होगा। जो जीवित होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को सेल ही कहते हैं, तो बहुत सारे सेल जब मिलेंगे तो भाई उत्तक का निर्माण होगा। तो एनिमल का जो भी आप टिश्यू होंगे, आपका इसकी प्रॉपर्टीज, इसके सारे टाइप्स अलग है, उसको अलग पढ़ेंगे, और प्लांट में अलग हम देखेंगे, क्योंकि देखिए एनिमल और प्लांट में दोनों में डिफ्रेंसिएशन है ना भाई। बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं ना जूलॉजी और बॉटनी, तो अभी हम लोग जूलॉजी कर रहे हैं, फिर बॉटनी यानी प्लांट जब स्टार्ट करेंगे तो प्लांट टिश्यू, वैसा मैंने पढ़ा रखा है, तो देख लीजिए। अच्छा, जो चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास समय नहीं है मुझे पढ़ना, तो वो भाई कंटेंट बहुत लाजवाब है, पढ़ लीजिए एक बार, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन्वायरमेंट, सवाल नहीं छूटेंगे, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। तो क्या देखिए प्लांट में देखिए सांस लेने की प्रक्रियाएं अलग है, खाना बनाने की प्रक्रियाएं अलग है। हम भाई खाना बनाते नहीं, हम तो डिपेंडेंट है भाई। हम सांस जो लेते हैं, खाना का जो पाचन कर रहे होते हैं, एक्सक्रीशन सिस्टम जो कर रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन जो कर रहे होते हैं, प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है अलग तरीके से, तो वहां अलग उत्तक होंगे, अलग कोशिकाएं होंगे। मैंने क्या बोला भाई कि कोई भी उत्तक है तो उसमें उपस्थित क्या होंगे भाई, कोशिका होंगे, सेल्स होंगे, और हर सेल्स की, हर उत्तक की भाई क्या होती है भाई, फंक्शन अलग अलग होगी। तो यहाँ तक चीजें क्लियर, यानी हम अलग अलग पहले दो चीजों को क्लियर यहाँ पे कर लिए हैं। टिश्यू को हम दो भाग में पढ़ेंगे, एक होगा एनिमल टिश्यू, एक होगा आपका प्लांट टिश्यू। अब आइए
एनिमल टिश्यू को हम लोग 4 कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है। एनिमल टिश्यू को हम लोग 4 कैटेगरी में बांटने वाले हैं, 4 कैटेगरी में बांट करके हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। 4 कैटेगरी में बांट के पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी हम लोग देख रहे होंगे, जिसको हम लोग कहेंगे एपिथेलिया टिश्यू, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे सर? एपिथेलिया टिश्यू। एपिथेलिया टिश्यू को हिंदी में कहा जाता है उपकला उत्तक, ठीक है, उपकला उत्तक। क्लियर है पहला। दूसरा जो हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा जो हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक। इसका एग्जाम्पल ब्लड है और बोन है। तो यानी बोन और ब्लड मैंने कहा ना, तो ब्लड और बोन क्या है? एक टिश्यू है जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। और वो टिश्यू में भी कैसा, ये सब डायरेक्ट आपको पूछेगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूं भाई, ये बहुत बार पूछा भी गया है इसका एग्जाम्पल। जो आपका ब्लड हो गया और आपकी जो बोन हो गए, ये किस टिश्यू का एग्जाम्पल है? यहां से भी आपके सवाल बनते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा जो आप देखेंगे वो देखेंगे आप मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है। मस्क्यूलर टिश्यू को देखेंगे, यानी जिसको आप क्या कहेंगे? पेशीय, ठीक है, पेशीय उत्तक, ठीक है। इसका मैं पूरा कंटेंट रेडी कर रखा हूं भाई, थोड़ी सी चीजें बची हुई इसलिए मैं ले आता आज की क्लास में, लेकिन वो पूरी नहीं है और क्लास आज से ही स्टार्ट करना था मुझे, इसीलिए। चलिए ठीक है। और चौथा जो उत्तक होगा वो होगा आपका नर्व टिश्यू, ठीक है। वो क्या होगा आपका? नर्व टिश्यू। वो क्या आप कहलाएगा हिंदी में? तंत्रिका उत्तक, ठीक है, तंत्रिका उत्तक। तो चारों के चारों क्लियर होगा भाई। 4 टिश्यू आप पढ़ेंगे एनिमल में, जंतु के उत्तक में आपको 4 टिश्यू पढ़ना है। एपिथेलिया, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, नर्व टिश्यू, ठीक है। यानी उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है ब्लड और बोन, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब एक थोड़ा थोड़ा चीज को मैं ब्रीफ करूंगा। अभी बस इतना समझिए कि एपिथेलिया का काम क्या है, कनेक्टिव का काम क्या है, मस्कुलर का काम है, नर्व का काम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम समझिए। नाम, ये नाम में ये सब कुछ छुपा हुआ। नाम में क्या है? कनेक्टिव, यानी क्या करने का काम करेगा? कनेक्ट करने का काम करेगा। यानी क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। क्या काम करेगा भाई? ये जोड़ने का काम करेगा। तो आप अपने बॉडी में अगर कह दिया जाए, यानी कि अगर बायोलॉजी टर्म में इसको डिफाइन कहा जाए कि एक दूसरे को जोड़ने का जो काम किया जाएगा, या एक दूसरे जो चीजों से जुड़ी है हमारी बॉडी में, जो भी चीजें हैं, जैसे कि आपकी हड्डी है, वो मैं नाम नहीं ले रहा हूं अभी, आपको मैं बताऊंगा। तो एक दूसरे को जोड़ करके जो रख रहा है ना, वो किससे बना होगा? किस टिश्यू से बना होगा? तो वो आपका कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा। यानी कि जो चीज जोड़ने का मतलब हमारे शरीर में, जैसे कि ऑर्गन, अगर मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं स्केलेटन सिस्टम का ही, जैसे कि यहाँ पे ये फिगर देखिए, देखिए ये क्या है? आपका फिंगर है। ये सारी चीजें एक बार देखिए, इसको फिगर को ध्यान से देखिएगा अच्छे से। देखिए ये आपका क्या है भाई? फिंगर है, ठीक है। ये फिंगर है, ये आपकी हथेली है, हथेली में यहाँ बोन है, यहाँ पे रिस्ट है, यहाँ पर बोन आपको मिलेगा, फिर यहाँ पे बोन मिलेगा। तो देखिए भाई, ये बोन, यहाँ पे बोन है, यहाँ बोन है, यहाँ बोन है, यहाँ बोन है, ठीक है। अब आपको एक लकड़ी का मैंने टुकड़ा इस प्रकार से दे दिया है, ठीक। अब मैं लकड़ी का टुकड़ा इस प्रकार से एक तोड़ दिया हूं, यहाँ पे तोड़ के यहाँ से मैंने कनेक्शन कर दिया। अब बताइएगा, इस लकड़ी के टुकड़ा को अगर आप घुमाना चाहें 90 डिग्री, क्या घुमा पाइएगा? नहीं घुमा, क्योंकि एक स्ट्रेट है। लेकिन इसको आप घुमाना चाहिए तो यहाँ से ये घूम जाएगा ना भाई, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन किया, तो इसी को आप ऐसे घुमा लीजिएगा। यानी आप इसमें मूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज और देखिए, मैं यहाँ पे, एक मिनट भाई, नहीं काम करेगा, एक मिनट, मैं इसको फिर से क्लोज करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सेशन बहुत अच्छा चल रहा है और मैं इसको एक बार फिर से, क्योंकि वहाँ हैंग कर गया। कोई नहीं भाई, चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बोन्स दिखाए, जैसे कि आपका यहाँ फिंगर में बोन्स है, हथेली में बोन्स है, रिस्ट में बोन है, एल्बो यहाँ पे। तो अब ये आपका फिंगर घूमता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ऐसे एक ही अगर बोन होता तो आपका फिंगर कहीं से घूमेगा, या आपका ये कलाई घूमेगा, यहाँ से आपका जो कोहनी जो आप बोलते हैं, वो एल्बो जो बोलते हैं, वो क्या घूमेगा? नहीं घूम पाता अगर एक ही ऐसे डंटा होगा। लेकिन इस प्रकार से जॉइंट अगर रहेगा तो यहाँ से ये घूमेगा, यहाँ से ये घूमेगा, फिर यहाँ से अगर आप दूसरा कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ से ये घूमेगा, घूमने का काम होगा। तो देखिए एक दूसरे से ये कनेक्ट है ना, यानी बोन क्या करता है आपका, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हैंड को क्या है भाई, कनेक्ट करके रखा है। कौन कनेक्ट करके रखा है? तो बोन से, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे? हड्डी, ठीक है। चलिए आइए समझिएगा। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है कि जो हमारे शरीर के अंगों को, ठीक है, शरीर के अंगों को जोड़ कर रखता है, अंगों को जोड़कर कनेक्ट करके रखता है, उसको आप क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बोन्स यानी हड्डी। और आपका ब्लड भी, ब्लड कैसे? तो समझिए, देखिए आपकी जो बॉडी है भाई, ठीक है, आपकी बॉडी में हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए।
तो आप भाई जो नाक से हवा लिए, ऑक्सीजन लिए, मान ऐसे चलिए, फिर चलिए आपको अभी आपको लिखना है हाथों से, तो हाथ को से लिखने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगा भाई? आपने खाना खाया होगा, न्यूट्रिएंट्स लिया होगा कि नहीं, ये बताइए। तो खाने से आपको एनर्जी मिली, तो वो खाना जो है वो कैसे आपके हाथ तक पहुंचेगा? तो देखिए, वो न्यूट्रिएंट्स जो आपने खाया, जैसे काजू किशमिश खाया, तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। और ये ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई है, यानी हर एक बॉडी से ये कनेक्टेड है। अगर आपको हाथ उठा करके किसी को मारना है तो एनर्जी चाहिए, तो वो ब्लड से न्यूट्रिएंट्स गया, उसको एनर्जी मिल गया, तो उठा के मार दिया है, या काम कर दिया आपने, या लिख लिया है, कुछ भी चीजें कर लिया है। तो जब तक ये ब्लड पूरे बॉडी में नहीं फ्लो कर रहा होगा, तो उस ब्लड के थ्रू ही आपको न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण तत्व मिलेंगे भाई। जो एनर्जी तो भाई उस जो आप खाइएगा उसी से एनर्जी मिलेगा। तो वो खाने वाली चीजें आपके हर एक ऑर्गन तक पहुंचेगी, कैसे? वो ब्लड के थ्रू। तो ब्लड भी क्या है भाई? एक कनेक्टिव टिश्यू है। समझ में आ गया कैसे कनेक्टिव है? हमारे बॉडी में पूरी तरह से फैली हुई है, हर एक ऑर्गन से ये कनेक्टेड है। क्लियर है? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जोड़ने का काम, नाम में ही है भाई, कनेक्टिव यानी कि कनेक्ट करने का काम करेगा। दूसरा अब है मस्कुलर, ये मैंने ब्रीफ किया है अभी, बस समझिए कि चारों तक का काम क्या है। दूसरा है मस्कुलर टिश्यू। तो भाई मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है? लोकोमोशन का। लोकोमोशन मतलब क्या है? मोशन, लोकोमोशन जिसको बोलते हैं, यानी आप इसको मोशन भी बोल सकते हैं या फिर गति, यानी कि पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है? मोशन कराना। यानी मोशन कराना मतलब कि जो आपका हाथ जो है, जो आपने इस प्रकार से फिंगर इस प्रकार से बनाया था, ठीक है, यहां से आया आपका, तो ये मूवमेंट कैसे करेगा भाई? तो आप बताइए, ये जो फिंगर है, ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, फिर यहाँ हथेली में जो हेड जो बोन है, फिर यहाँ पे बोन है, तो एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है ये सारे के सारे हड्डी। तो भाई यहाँ का ये बोन यहाँ एक दूसरे से ये जो कनेक्टेड है ना, तो ये कनेक्टेड कैसे? तो मसल से। और यही मसल क्या करता है? इसको मूवमेंट में कराने में। आप हाथ उठा के कभी इधर कर रहे हैं, राइट लेफ्ट, तो वो बोन, ये जो आपका बोन है ना, मूव कर पा रहा है इस जॉइंट, यानी जॉइंट में क्या होगा? वो कौन सी टिश्यू होगा? तो उसको हम कहेंगे मस्कुलर टिश्यू, यानी पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक का काम क्या है? लोकोमोशन या फिर गति कराने का काम करती है, ठीक है। अब तंत्रिका यानी कि नर्व टिश्यू का काम क्या है? इसका काम है कंट्रोल करना, यानी कि आप कितना देर तक लिख सकते हैं। किसी को मार रहे हैं तो कितना देर मारेंगे? आपका हाथ है भाई, कंट्रोल रखिए, किसी को मारने के लिए तो नहीं है ना, केवल लिखने के लिए तो नहीं है, केवल खाने के लिए नहीं। तो कंट्रोल मतलब कि आप चल रहे हैं, कितना चलेंगे, कितना तेज कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो कंट्रोल जो करने वाला जो ऑर्गन, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं ब्रेन की, तो ब्रेन से क्या होता है भाई? पूरी की पूरी सिस्टम आपकी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, नर्व है ना, ब्रेन आपको नर्वस सिस्टम मैंने पढ़ा है ना भाई। तो ब्रेन क्या होता है? मेनली नर्व के थ्रू ये हमारे शरीर के सभी अंग को कंट्रोल करता है। कब हमें जैसे कि किसी को हेल्प करना है, हाथों से कोई सामान उठाना, तो ब्रेन मैसेज भी करती है भाई, कंट्रोल करने का काम ब्रेन है। तो भाई वो जितने ऑर्गन जो कंट्रोल करने का काम कर रहा है, वो सारे के सारे किस टिश्यू से बने होंगे? नर्व टिश्यू से बने होंगे। क्लियर है? और उपकला यानी कि एपिथेलियर, तो देखिए इसका नाम को तोड़िए, ईपी प्लस थेलिया, ठीक है। तो ईपी प्लस थेलिया मतलब क्या है? इसको अभी पहले समझिए, इसको भी छोड़ दीजिएगा, नाम को नहीं, इसको हम डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे अभी। तो ईपीथेलिया का मतलब क्या है? ये कोई भी चीज को कवरिंग करने का काम करता है या प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे आप अपना हाथ को देखिए, तो अभी क्या दिख रहा है? केवल स्किन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है स्किन एपिथेलिया का। ये स्किन के अंदर आपकी मांसपेशियां है, गुद्दे हैं, बोन्स हैं, है ना। तो उसको क्या करके रखा है भाई? कवर करके रखा हुआ है आपका स्किन। तो स्किन कौन सा टिश्यू है भाई? एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। या फिर प्रोटेक्ट, बाहर से कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी ऐसी हानिकारक चीजें अंदर ना आए, उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये स्किन करती है। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? एक तो कवरिंग और दूसरा सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्टिंग करने का भी काम करती है। बताइए ये चारों टिश्यू का काम पहले समझ में आया? थोड़ा थोड़ा चीज ही आपको बस इतना समझ में आया कि नहीं? हमने क्या बोला सर? हम लोग टिश्यू को पढ़ेंगे दो प्रकार के टिश्यू होंगे, एक एनिमल में, एक आपका प्लांट में। एनिमल टिश्यू हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें 4 टिश्यू को पढ़ना है हमें। तो 4 में एक होगा आपका एपिथेलियल टिश्यू, जो कवरिंग और प्रोटेक्टिंग करने का काम करेगा। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करने का काम करेगा, बोन और ब्लड इसका एग्जांपल हो गया। और इसमें जो मोशन लाने का जो काम होगा वो आपका मस्कुलर टिश्यू करेगा। और जो कंट्रोलेशन है आपकी बॉडी को, जो भी कंट्रोल हो रहा होगा, कंट्रोल करने वाले जितने भी अंग होंगे वो किससे बने होंगे? नर्व टिश्यू से बने होंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? अब एक एक करके हम लोग हर एक टिश्यू को स्टडी करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इपीथेलिया टिश्यू, यानी सबसे एक नंबर का जो आपको टिश्यू है वो है आपका इपीथेलिया टिश्यू। इपीथेलिया टिश्यू को हिंदी में हम क्या बोलते हैं सर? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक, ये सारी चीजें एकदम हैंड रिटन फॉर्म में शानदार वे में आपको अपलोडेड हो जाएगा नोट्स, ठीक है, एप्लीकेशन में। परेशान होने वाली कोई बातें है नहीं। तो इपीथेलिया टिश्यू यानी कि हम इसे क्या कहेंगे सर? उपकला उत्तक। अब इसके नाम को थोड़ा सा तोड़िए, चीजें और भी अच्छे से आपको समझ में आएगी। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आपको मैंने एपिथेलिया टिश्यू के बारे में क्या बताया है? पहला इसका काम क्या है बताइए तो, या फिर आप बताइए, आप ऐसे भी समझिए ना कि एपिथेलिया का काम क्या है। एपिथेलिया का काम क्या है सर? कवरिंग करने का काम है, ठीक है, यानी कि कवर करने का, हिंदी में क्या होगा भाई? कवर, ढकने का काम करेगा, ठीक है। और दूसरा काम क्या करेगा भाई? प्रोटेक्टिंग करने का काम करेगा, यानी कि सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपका स्किन, जो अंग है, यानी जो त्वचा है ना, स्किन को त्वचा ही बोलेंगे ना, त्वचा अंग, यानी त्वचा जो ऑर्गन है। तो स्किन जो है आपका एक ऑर्गन है। तो ऑर्गन बनता किससे है? अभी मैंने आपको बताया है पूरा का पूरा। देखिए ये ऑर्गन बना किससे है सर? टिश्यू से मिलके बना है। तो भाई किस टिश्यू से मिलके बना है ये स्किन? बताइए, यही सब पूछेगा आपसे। तो क्या बोलिएगा? इपीथेलिया टिश्यू से बना। अब आइए, खैर इसको छोड़िए, अब इपीथेलिया को थोड़ा तोड़िए। इस नाम को ईपी प्लस थेलिया होता है। तो इसको आप जब फाइंड आउट करेंगे इसका मतलब क्या हो, तो थेलिया मतलब क्या होता है? ग्रो करना, और ईपी मतलब अपन, यानी किसी और के ऊपर में ये टिश्यू क्या होती है? ग्रो करती है। जैसे कि आपका ये कनेक्टिव टिश्यू है, या आपका कोई एक बोन है, मैं बोन का ही फिगर बना दूं इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका कोई एक बोन है, ठीक। अब ये आपका क्या है? एक बोन है। इसके ऊपर में आपका, इसको ही क्या करता है भाई? कवर, हड्डी को कवर करके रखा हुआ ना स्किन, तो इसको जो ढक करके रखा हुआ है क्या है भाई? इपीथेलिया टिश्यू। तो ये जो आपको मैं एक इपीथेलिया टिश्यू दिखा रहा हूँ दूसरे कलर से, देखिएगा, ये आपका इपीथेलिया टिश्यू, ठीक है, ये आपका इपीथेलिया टिश्यू, इसको ढक के रखा हुआ। अच्छा, ये इपीथेलिया टिश्यू है, ये क्या है आपका? इपीथेलिया टिश्यू है, उत्तक है, यानी इसमें क्या होंगे? ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे? बहुत सारे कोशिकाएं उपस्थित होंगे, ऐसे, है ना, ऐसे बहुत सारे कोशिकाएं उपस्थित होंगे, ठीक है, होंगे भाई, जो हमारी आंखें नहीं देख पाती है। अब स्किन को अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ऐसे छोटे छोटे कोशिकाएं होती है, लाइनिंग लाइनिंग आपको दिखेगी। तो अब यहाँ पे समझिए, तो ये जो देखिए, ये जो इपीथेलिया टिश्यू ये ग्रो करती है अपन किसी और दूसरे, और ये कौन दूसरे? तो ये क्या है? बोन आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करने वाला जो उत्तक होता है उसको आप कहते हैं इपीथेलिया टिश्यू। और इन दोनों इपीथेलिया टिश्यू और जो बोन टिश्यू को जो जोड़ने का जो काम करता है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है। इस मेम्ब्रेन को कहा, ये सब क्वेश्चन है, इसको कहते हैं हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि बेसमेंट झिल्ली, ठीक है। ये सब नोट्स में मिल जाएगा लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी चीज को समझिए, क्वेश्चन क्या बनेगा समझिए। जो आपका इपीथेलिया टिश्यू है, ठीक है ना, ये जो आपका इपीथेलिया टिश्यू है, ये ग्रो करता है किसके ऊपर? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, ठीक है। आपका ब्लड को भी ढक के रखा हुआ, कवरिंग करने का काम करता है इपीथेलिया टिश्यू। इसका यूज क्या है? कवरिंग और प्रोटेक्टिंग करने का काम। स्किन इसका बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा, जो आपका इपीथेलिया टिश्यू है और जो आपका कनेक्टिव टिश्यू, इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन? बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी झिल्ली? बेसमेंट झिल्ली। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा, ठीक है। बेसमेंट झिल्ली का कार्य क्या? ऐसे पूछता है आपसे क्वेश्चन, तो इसका कार्य क्या आप समझ में आ गया ना। जो कनेक्टिव टिश्यू है और जो इपीथेलिया टिश्यू है, ये दोनों आपका, ठीक है, इपीथेलिया टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों को जोड़ने का, कनेक्ट का काम कौन करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन करता है, ठीक। यहां तक चीजें क्लियर है तो बताइएगा। अब ये जो इपीथेलियल टिश्यू जो होता है ना, एक लेयर का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि देखिए, एक कोशिका ये हो गया आपका, फिर दूसरी कोशिका आपस में मिली है, ये तीसरी कोशिका, ये चौथी कोशिका, ये पांचवी कोशिका, छठी कोशिका, ठीक है। तो ये सारा क्या है आपका? ये जो है आपको मैंने जो दिखाया है, मैं दूसरे कलर से दिखाऊं, देखिए, ये जो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे क्या है भाई? ये आपकी कोशिका है, और ये सारे कोशिका आपस में मिल करके एक टिश्यू का फॉर्मेशन किए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। मतलब एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया किसके ऊपर? कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये कोई बोन है उसके ऊपर, और इसको जोड़ने का काम कौन किया? आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है? ठीक है सर। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अभी तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका इपीथेलिया टिश्यू जो होता है ना, यानी ये जो आपका इपीथेलिया टिश्यू है, यानी जो आपकी ये आपकी जो उपकला जो उत्तक है, इसके बीच में
ठीक है ना। एपिथेलिया टिश्यू के बीच में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का, एपिथेलिया टिश्यू के बीच में गैप नहीं होती है, ठीक है, गैप नहीं होती है। यानी गैप नहीं होती है मतलब क्या है, कंटिन्यूअस, ये वर्ड याद रखिएगा, कंटिन्यूअस सीट की तरह आपको दिखेगी। यानी कि कंटिन्यूअस को क्या बोलेंगे भाई हिंदी में, लगातार, है ना। कंटिन्यूअस को ही ना बोलेंगे, कंटिन्यूअस को लगातार एक सीट के फॉर्मेशन, हिंदी कर लीजिएगा, कंटिन्यूअस का हिंदी क्या ही होगा भाई, बाकी मैं नोट्स में तो लिख ही दूंगा इसको, ठीक है। समझ में आया भाई, मतलब सिंपल सी बात है ना। अगर मैं यहाँ पर जैसे कि देखिए एक कोशिका यहाँ बना दिया, जस्ट उसको सटा करके एक और दूसरा सटा करके, यानी कि इस प्रकार से एपिथेलिया में जो कोशिका होते हैं बिल्कुल इसके बीच में कोई गैप नहीं होता, तो इसको ही कहा जाता है इंटरसेल्यूलर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे सर, इंटरसेल्यूलर स्पेस इज नॉट प्रेजेंट, यानी हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे मेरे भाई, अंतःकोशिकीय, ठीक है, अंतःकोशिकीय रिक्त स्थान नहीं होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, स्थान नहीं होते। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया था, इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर को, तो देखिए यहाँ पे कोई गैप है नहीं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए, कोई गैप नहीं होता है एपिथेलियल टिश्यू में। जो उपस्थित जो सेल हैं ये सभी क्या हैं, सभी की सभी सेल हैं, और सारे सेल की फंक्शन क्या होगी, एक होगी। तो इसके बीच में नो गैप, ठीक है, नो गैप बिटवीन सेल्स इन एपिथेलियल टिश्यू। हिंदी में भाई समझ ही रहे होंगे, हिंदी में भी मैं बोल दे रहा हूं, एपिथेलियल टिश्यू यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस इज नॉट प्रेजेंट, यानी अंतःकोशिकीय रिक्त स्थान नहीं होता। यानी कि जो कोशिकाओं से मिलके बनी होती है आपकी उपकला उत्तक, उन कोशिकाओं के बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं होती है, यानी अंतःकोशिकीय रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, ठीक है। एक अब भाई एक तरह से लगातार है तो एक कंटिन्यूअस सीट नहीं दिख रहा बिल्कुल, तो यहां से पूछेगा कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है, इस तरह के सवाल। अभी देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन यही बन जाएगा भाई, एनसीईआरटी के ये सब क्वेश्चन हो गए अब आपके। चलिए आगे बढ़िए, आगे हम लोग चलिए यहां से देखते हैं, यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है एपिथेलिया के बारे में मैंने क्या क्या बता। हम लोग पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू भाई। एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको ये बताया सबसे पहले, इसका काम है प्रोटेक्टिंग करने का, कवरिंग और प्रोटेक्टिंग। एग्जाम्पल त्वचा मैंने दे दिया है। दूसरा एपिथेलिया का कंसेप्ट मैंने ये दिया कि ये ग्रो करेगा किसी और के ऊपर में। किसके ऊपर ये ग्रो करता है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करती है, और इन दोनों को जोड़ने का या जोड़ करके रखने का काम करता है आपका बेसमेंट मेंबर। और इस एपिथेलियल टिश्यू में जो उपस्थित होते हैं जो कोशिका, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, एक कंटिन्यूअस शेल होता है, सॉरी कंटिन्यूअस सीट की तरह होती है, और इसके बीच में लिख दे रहा हूं यहां पे अच्छे से, इंटर सेल्यूलर स्पेस नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ये नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ भाई, मैं कल दिखा भी दूंगा आपको। अंतःकोशिकीय, ठीक है ना, अंतःकोशिकीय स्थान, रिक्त स्थान नहीं होते हैं। क्लियर है यहां तक, बताइएगा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आइए, अगर अब इसके बाद अगर हम देखें यहां से एपिथेलियल टिश्यू का एक और काम को समझिए। देखिए अभी मैंने क्या बताया, एपिथेलियल टिश्यू जो है आपकी, एपिथेलियल टिश्यू जो है आपकी, यानी उपकला उत्तक जो है, ये क्या करता है सर, कवरिंग करने का काम करता है और प्रोटेक्टिंग करने का काम। तो कवरिंग में तो एक आपने देख लिया कि आपका स्किन जो आपके ऑर्गन है, उसको ऑर्गन को क्या कर रहा है, कवरिंग कर रहा है। लेकिन हमारे ये बाह्य ऑर्गन, यानी कि जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन है, एक्सटर्नल, अच्छा एक चीज को समझिए, एक्सटर्नल ऑर्गन यानी कि इसको हम कहेंगे हिंदी में बाह्य अंग। अच्छा एक्सटर्नल ऑर्गन मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य अंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बाह्य अंग का मतलब ये है कि सर कि जिसको आप देख सक रहे हैं, ठीक है ना, देख पा रहे होंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, हैंड हो गया, बेस्ट एग्जाम्पल है, लेग हो गया आपके, तो हैंड आपको दिख रहे होंगे ना भाई, लेग दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही बोल दूं आपका इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन यानी कि आंतरिक अंग, आंतरिक अंग, जैसे कि आपको जो चीजें दिख नहीं रही है, जैसे कि इस इंटरनल ऑर्गन का मैं एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपका हो गया स्टमक, किडनी, हार्ट, लंग्स, ये सारी चीजें आपको दिख नहीं रही है लेकिन है तो ऑर्गन भाई। ऑर्गन अगर है तो भाई ये अंग है, तो ये टिश्यू से मिलके बनी होंगे, और टिश्यू मिलके किससे बनता है, कोशिकाएं से मिलके बनती है, समझ रहे हैं ना भाई। तो एक तो आपका एक्सटर्नल और हैंड जैसे हो गया, लेग हो गया,
आपकी नाक आपको दिख रही है, जिसको टच कर पा रहे, किडनी को आप देख रहे हैं, टच कर रहे, स्टमक, पेट आपको दिख रहा है क्या? अंदर वाली चीजें नहीं दिख रही है भाई, किडनी, ये सब इंटरनल ऑर्गन होगा। तो इस एक्सटर्नल ऑर्गन को क्या कर रहा है? कवरिंग कर रहा है। साथ के साथ इंटरनल ऑर्गन जो भी है ना, उसको भी कवरिंग करने का काम करता है। इसका एग्जांपल ये पूछता है आपका, जैसे कि आपका जो स्टमक है, ठीक है, यानी जो आपकी पेट है ना, देखिए मैं इसका फिगर बना रहा हूं इस प्रकार से, एक मिनट, अच्छे से बना रहा हूं, ये आपका, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, इसके अंदर म्यूकस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, म्यूकस का नाम देता है। ये जो म्यूकस होता है, ये काम क्या है? जैसे अंदर में क्या आपका HCl रिलीज होता है, तो जब बहुत ज्यादा HCl रिलीज होता है तो इस म्यूकस को क्या करता है? इंपैक्ट करता है, इसकी लेयर को कमजोर करता है। जब बहुत ज्यादा रिलीज होता है, इसकी लेयर कमजोर होने लगता है, तब आपको एसिडिटी का फील होता है। तो ये जो म्यूकस लेयर जो आप देख रहे हैं ना, ये म्यूकस लेयर जो आप देख रहे हैं मेरे भाई, ये म्यूकस लेयर किससे बना होता है? तो आपका इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। यानी आप क्या समझे? आपने ये समझा कि इपिथेलियल टिश्यू का काम कवरिंग करने का काम तो करता है, चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन हो चाहे इंटरनल ऑर्गन, दोनों। क्लियर है भाई यहां तक? यानी कि बाह्य अंग और आंतरिक अंग को आवरण देने का काम, कवरिंग करने का काम, यानी कवरिंग कर जो किया गया है, जैसे कि यहाँ पे म्यूकस आपको दिखाया गया, तो ये म्यूकस जो है किससे बना होगा? किस टिश्यू से बना होगा? इपिथेलियल टिश्यू से बना होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला कुछ और इंपॉर्टेंट चीज को समझिए इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। देखिए आपको एक तो चीज को समझना होगा, दो टर्म है, एक हम जिसको कहते हैं सिक्रेशन, ठीक है, हिंदी में सिक्रेशन को कहते हैं स्राव, और एक वर्ड होता है उत्सर्जन, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं सर? उत्सर्जन को क्या कहते हैं भाई हम लोग? उत्सर्जन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन है ना, एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन कहते हैं। और सिक्रेशन मतलब स्राव। अच्छा एक चीज बताइए, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब क्या है? बाहर निकालना ही, कोई भी चीज को बाहर निकालना। दोनों का मतलब क्या है? बाहर निकालना। दोनों का मतलब क्या है भाई? कोई भी चीज को बाहर निकालना ही है ना, सिक्रेशन और उत्सर्जन, दोनों का मतलब बाहर निकालना। तो फिर दोनों को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? पहले इसको तो समझिए। चले हैं बायोलॉजी पढ़ने, एक एक टर्म को पहले समझिए। चलिए अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पेनक्रियाज का। सबसे पहले पेनक्रियाज, स्पेलिंग वगैरह मत जाइएगा, मैं जल्दी मैं लिख रहा हूं, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय, ठीक है। और एक आपका कोई भी चलिए ठीक है, एक सही आपको समझाते हैं। पेनक्रियाज का एग्जांपल लेते हैं। पेनक्रियाज का काम क्या है पहले हमें ये बताइएगा मेरे दोस्त, बताइए तो पेनक्रियाज का काम क्या है? पेनक्रियाज का काम क्या है? हमारे बॉडी में हार्मोन है, ठीक है ना, हार्मोन एंड एंजाइम को रिलीज करना, रिलीज नहीं, सीक्रेट करती है ये, ठीक है, सीक्रेट करती है। तो आप एक बात बताइए, ये जो हार्मोन और ये जो एंजाइम जो बाहर निकली है ना भाई, पेनक्रियाज क्या कर रहा? बाहर निकाल रहा है किसको? हार्मोन और एंजाइम को। पेनक्रियाज क्या कर रहा भाई? स्राव कर रहा है, किसका? हार्मोन का और एंजाइम का। लेकिन ये जो स्राव हो रहा है, ये जो सिक्रेशन हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को भी, या वेस्ट मटेरियल बोल लीजिए, या हिंदी में आप इसको अवशिष्ट पदार्थ बोल लीजिए, ठीक है। जैसे अवशिष्ट पदार्थ में आपका क्या हो गया भाई? यूरिन हो गया, फीसेस, मल मूत्र हो गए, ये सब हम क्या करते हैं? हम लोग बॉडी के बाहर निकालते हैं, बॉडी के बाहर निकालते हैं। देखिए समझिए, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? यहां से भी बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर पेनक्रियाज निकाल तो रहा है बाहर हार्मोन और एंजाइम को, लेकिन ये बॉडी के अंदर ही निकल रहा है। और वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ को भी निकाला जा रहा है बाहर, लेकिन कहां? यूरिन, मलमूत्र को बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये आपका सबसे अंतर ये समझिए। सिक्रेशन मतलब भाई जो हार्मोन, जो एंजाइम, जो केमिकल सब्सटेंस को जो बॉडी के अंदर ही रिलीज हो रहा होगा, बॉडी के अंदर ही निकल रहा होगा, उसको कहेंगे, उसको, उसमें हम लोग जो बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं सिक्रेशन। जो बॉडी से बाहर जा रहा होगा उसको हम लोग कहते हैं, जैसे वेस्ट मटेरियल, अवशिष्ट पदार्थ, उसको कहते हैं सिक्रेशन। क्लियर है? अब मैंने इसलिए इसको बताया ना, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो आपको उत्सर्जन के साथ साथ सिक्रेशन करने का भी काम करता है, हेल्प करता है। ये सब मैं आपको एकदम मतलब एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, ये 2 लाइन में ही सारी बातें, मतलब इतना जो मैंने आपको यहाँ से बताया ना, यहाँ से जितनी चीजें, यहाँ से कवरिंग वाला हो गया, सिक्रेशन, उत्सर्जन वाला बात हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल वाला बात हो गया, ये सारे 2 लाइन में लिखी हुई है भाई। लेकिन इस 2 लाइन को समझने में मेन तो भाई एनसीईआरटी में समझना ही होता ना उनके लाइन को। तो देखिए मैं यहाँ पे था, ये रहा। इपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है भाई? इपिथेलियल टिश्यू जो होता है सिक्रेशन में भी, यानी कि स्राव कराने का भी काम करता है, एंड एक्सक्रीशन में भी। एक्सक्रीशन में यानी क्या हो गया भाई? उत्सर्जन में भी।
अब समझिए कैसे, इसको भी मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। हर एक चीज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि एग्जाम्पल ही तो क्वेश्चन में बनता है दोस्त। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, एकदम परेशान मत होइए। देखिए अब यहां पे समझिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं पेनक्रियाज के बारे में बोला था। देखिए ये रहा आपका पेनक्रियाज, ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछेगा आपको पेनक्रियाज अग्ना से। पेनक्रियाज क्या करता है भाई, हार्मोन और एंजाइम को रिलीज करता है ना, यही करता है, हार्मोन और एंजाइम को अंदर क्या करता है भाई, हार्मोन एंड एंजाइम, इंग्लिश में भी एंजाइम कहेंगे। एंजाइम को क्या करता है, सीक्रेट करता है हमारे बॉडी के अंदर में, ठीक है ना। पेनक्रियाज यानी हिंदी में क्या बोलेंगे अग्ना से, इसके अंदर क्या होता है भाई, जो ये क्या करता है, सिक्रेशन का काम करता है। तो ये जो सिक्रेशन जो होगा, हार्मोन और एंजाइम का जो सिक्रेशन जो होगा ना, वो सिक्रेशन जो होगा वो किस टिश्यू से बना होगा, तो वो आपका एपिथेलिया टिश्यू से बना होगा। ये आपका क्वेश्चन पूछता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पेनक्रियाज आपका सिक्रेशन करने का काम करता है हार्मोन और एंजाइम, तो ये हार्मोन एंजाइम को रिलीज कैसे करता है, एपिथेलिया टिश्यू के मदद से ही, क्योंकि एपिथेलिया टिश्यू इस प्रकार से लाइनिंग फॉर्म में बनी हुई होती है, ठीक है। तो आपका जो पेनक्रियाज जब आप देखेंगे ना, पेनक्रियाज को आप फिगर एग्जैक्ट मैं यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा, तो लाइनिंग लाइन जो था वहीं से आपका हार्मोन या फिर इंजाइम रिलीज होता है। तो पेनक्रियाज के बारे क्लियर हो गया। इंजाइम एंड हार्मोन के सिक्रेशन में भी, इंजाइम और हार्मोन के सिक्रेशन में भी कौन कर मदद करता है, काम करता है, तो एपिथेलियल टिश्यू, जैसे पेनक्रियाज। और भी जितने भी आपको हमारे बॉडी में, अभी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा ना जी, सारी मैंने इंजाइम और पढ़ाया हार्मोन के बारे में, हार्मोन चैप्टर ग्लैंड में। तो वो सब चीजें जो रिलीज हो रही होगी ना, हार्मोन हो गया या फिर एंजाइम हो गया, उसको सीक्रेट करने में हमारे बॉडी के अंदर में वो कौन मदद करेगा, एपिथेलियल टिश्यू ही करेगा। नेक्स्ट आपका उत्सर्जन करने का भी काम करता है, ये रहा एक्सक्रीशन का भी। तो जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा, वो किससे बना होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है। में कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यानी अब मैं एक बार आपको रिकॉल पहले करा दूं फटाफट। देखिए हमने बोला सर, हमने यहां से एक बार मैं फटाफट रिवीजन करा रहा हूं। देखिए सेल, बहुत सारे सेल मिलेंगे, उत्तक, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे, ऑर्गन्स मिलेंगे, तो ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बींग्स बन जाएगा, ठीक है। जो आपका स्टडी ऑफ टिश्यू होता है, हिस्टोलॉजी कहते हैं, खोज कालमेल ने नामकरण विचत ने किया था। दो प्रकार के टिश्यू पढ़ेंगे, एनिमल और प्लांट। एनिमल टिश्यू को हम चार भाग में बांटेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो कवरिंग और प्रोटेक्टिंग करने का काम करेगा, जैसे बेस्ट एग्जांपल स्किन हो गया। कनेक्टिव टिश्यू जितने भी हमारे बॉडी में शरीर के अंग को जो और जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करता है, उसको कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे, यानी वो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होगा। ब्लड और बोन हो गया आपका। मस्कुलर यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू में मोशन लाने का काम करता है, गतिमान लोकोमोशन करने का काम करता है। तो जो लोकोमोशन यानी कि मसल, मांसपेशियां ही ना होती मोशन देती है, तो वो मांसपेशियां मस्कुलर टिश्यू से बनी होगी। और जो कंट्रोलेशन करने का काम कर रहा होगा जो ऑर्गन, वो किससे मिलकर बनी होगी, नर्व टिश्यू से मिलकर बनी हुई होगी। फिर हमने बोला एपिथेलिया, उपकला, उत्तक। तो उपकला उत्तक के बारे में मैंने आपको ये बताया कि कवरिंग और प्रोटेक्टिंग करने का काम करती है। बेस्ट एग्जांपल स्किन है। EP+3 यानी कि ग्रो करेगी किसी और के ऊपर, तो किसके ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। इसको जोड़ने का काम बेसमेंट मेम्ब्रेन करता है। एपिथेलियल टिश्यू के बीच में गैप नहीं होती है, कंटिन्यूअस सीट होती है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस यानी अंतःकोशिकीय रिक्त स्थान नहीं होते हैं। फिर मैंने बताया कि ये भाई कवरिंग करने का काम तो जितने एक्सटर्नल ऑर्गन है उसको तो करती ही है ना। एक्सटर्नल ऑर्गन को, बाई अंग को तो कवरिंग करती है, साथ के साथ इंटरनल ऑर्गन को भी, जैसे कि स्टमक का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। जो म्यूकस है वो आपका इसी एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। इसके अलावे आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है वो सिक्रेशन करने में भी काम करती है और एक्सक्रीशन करने में भी काम करती है। इन दोनों के बीच, यानी कि सिक्रेशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर ही रिलीज करना, और एक्सक्रीशन मतलब बॉडी के बाहर। तो एपिथेलियल टिश्यू में मैंने ये बताया आपको एग्जांपल दे करके कि जैसे कि पेनक्रियाज का एग्जांपल मैंने आपको लिया कि हार्मोन और एंजाइम को अगर रिलीज कर रहा, तो भाई पेनक्रियाज जो हार्मोन और एंजाइम को रिलीज कर पा रही है किस टिश्यू के मदद से, एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि वहां पे उपस्थित होगा, इस पेनक्रियाज में उपस्थित हो गया कौन सा टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। और एक्सक्रीशन मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी से बाहर निकल रही है वो आपको हेल्प कर रहा है कौन, एपिथेलियल टिश्यू ही करती है। तो क्वेश्चन आपको बोलेगा इसका जो वर्किंग फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू का, एक्सक्रीशन करने का या सिक्रेशन करने का, दोनों है भाई। अब आगे हम लोग यहां से पढ़ेंगे। देखिए एपिथेलियल टिश्यू, यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे एपिथेलियल टिश्यू को, यानी लेयर के आधार पर या स्ट्रक्चर के आधार पर बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन लेयर, लेयर के आधार पर, समझिएगा, लेयर के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन लेयर, ठीक है, बेस्ड ऑन लेयर हम क्या करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू को दो भाग में बांटेंगे। एक होगा आपका
सिंपल इपिथीलिया टिश्यू, सिंपल इपिथीलिया टिश्यू जिसको आप हिंदी में कहेंगे सरल उपकला, ठीक है, उपकला उत्तक। और दूसरा एक होगा आपका कंपाउंड, ठीक है, दूसरा होगा आपका कंपाउंड इपिथीलिया टिश्यू, यानी कि जटिल उपकला उत्तक, जटिल उपकला उत्तक। ये सारे नोट्स में मिल जाएंगे लिखे हुए। तो सबसे पहले समझिए कि सिंपल इपिथीलिया टिश्यू या सरल उपकला उत्तक किसको कहते हैं। तो देखिए, जब एक लेयर में आपकी उपकला उत्तक उपस्थित होगी, जैसे कि देखिए ये सेल है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो एक ये लेयर बना दिया है, तो एक लेयर है तो ये होगा सिंपल इपिथीलिया टिश्यू। ये आपके सारे क्या है भाई, सेल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाता है भाई, टिश्यू। और ये कैसा टिश्यू है, इपिथीलिया टिश्यू है। लेकिन यही चीज को अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो देखिएगा, आपका यहां पे क्या होंगे, मल्टीपल लेयर आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार कोशिका के। देखिए इस प्रकार से मल्टीपल लेयर, यानी एक जटिल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो इस टिश्यू को आप कहेंगे कंपाउंड इपिथीलिया टिश्यू, ठीक है। इसको आप नाम देंगे कंपाउंड इपिथीलिया टिश्यू। देखिए एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, तीसरा लेयर हो गया, चौथा लेयर हो गया, यानी यहाँ मल्टी लेयर आपको मिलेंगे। मल्टी लेयर को आप क्या कहेंगे सर, इसको आप कहेंगे कंपाउंड इपिथीलिया टिश्यू। मल्टी लेयर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कंपाउंड एपिथेलिया में मल्टी लेयर आपको मिलेंगे और यहाँ पे सिंगल एक लेयर देखने को मिलेगा। अब फर्दर इस सिंपल एपिथेलिया टिश्यू को जो है ना, हम क्या करेंगे भाई, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे। यानी कि ये जो सिंपल एपिथेलिया टिश्यू जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यानी यहां से देखिए सिंपल एपिथेलिया टिश्यू जो है आपकी, यानी कि सरल उपकला जो उत्तक है, इसको हम 4 कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहला जो होगा आपका, वो होगा आपका सिंपल स्क्वेमस, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस इपिथीलिया टिश्यू, इपिथीलिया टिश्यू जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सरल, ये सब नोट्स में लिखा हुआ इसलिए मैं उतना लिखूंगा नहीं अच्छे से, सरल सलंकी उत्तक, ठीक है। दूसरा होगा आपका क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलिया टिश्यू। तीसरा आपका होगा सिंपल, ठीक है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा भाई, तीसरा हो जाएगा सिंपल क्यूबॉइडल हो गया आपका, सिंपल कॉल्यूमल बोल सकते हैं, सिंपल कॉल्यूमर इपिथीलिया टिश्यू। और चौथा हो जाएगा आपका सिंपल सिलिएटेड इपिथीलिया टिश्यू। अब ये सब क्या है, सिंपल स्क्वेमस इपिथीलिया टिश्यू क्या है, इसका यूज कहाँ है हमारे बॉडी में, इसका कौन कौन सा पार्ट एग्जाम्पल है, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलिया, सिंपल कॉलमल इपिथीलिया टिश्यू, सिंपल सिलिएटेड इपिथीलिया टिश्यू, ये सब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई, अगले क्लास में हम नोट्स भी ले आएंगे तो ज़्यादा सुविधा होंगे आपको, चीज़ों को दिखा करके एक एक चीज़ को सिस्टमैटिक वे में रिवीजन भी होते चल जाता है ना। वैसे चलिए, आज तो एकदम मैंने बेसिक से उठाया है, कैसा लगा सेशन, नहीं लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, चाहे जीके हो चाहे साइंस हो, एक लाइन कहीं आपका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।